पॉलीगन लॉ लगा करके देखो तो आप कह सकते हो आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर, जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है वो वाला कंपोनेंट हमेशा कोसाइन कॉस कंपोनेंट होता है। तो रेजोल्यूशन आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये लगातार आगे कॉन्सेप्ट में यूज होना है। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मॉड ऑफ ए, तो वो याद रखना है वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये उनके स्क्वायर्स का सम अगर आप निकालेंगे दैट गिव्स अस यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये वेक्टर रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। आज हम सीखेंगे कि एक वेक्टर को कैसे तोड़ा जाता है अपने कंपोनेंट्स में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में लगातार हमें करना पड़ेगा, बोथ इन क्लास 11th एंड क्लास 12th। यानी ये टॉपिक हमारे क्लास 12 तक काम में आने वाला है। इसलिए आज की वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर के उन्हें भी देख लीजिए ताकि ये वाली सारी अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर हम एक वेक्टर को ले और उसको तोड़ दें ऐसे दो कंपोनेंट्स में या टुकड़ों में कि जब उनको जोड़ा जाए तो वापस वही वेक्टर हमको मिल जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन। यानी एक वेक्टर को तोड़ देना कंपोनेंट्स में, वो जो टुकड़े बचते हैं उन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स, और जब उनको जोड़ा जाए वेक्टर सम लगा करके तो आंसर वापस वही वेक्टर दे दे, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब एक वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? इनफाइनाइट। एक गिवन सेट ऑफ डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? सिंगल। ठीक, तो ये बात याद रखनी है। तो अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन है इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर into two or more vectors in such a way that their combined effect is the same as that of the given vector। इनका combined effect same हो, यानी ये भी बिल्कुल वही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो वो अकेला वेक्टर कर रहा था। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेजोल्यूशन। और वो जो टुकड़े बचते हैं, the vector is splitted into which the vector is splitted are called component vectors। जो इसके टुकड़े हमने किए थे उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट वेक्टर्स। तो ये बात याद रखनी है। अब रेजोल्यूशन जैसा कि कह रहा है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में हम उसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ये मेरे पास एक वेक्टर है। देखना ध्यान से, आप सब लोग ट्राइंगल लॉ पढ़ के यहां तक आए हैं, है ना? अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं और एक वेक्टर मैंने ये ले लिया और एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, ये था वेक्टर R, ये था वेक्टर A, ये था वेक्टर B। तो अगर आप ध्यान से देखो ट्राइंगल लॉ से मैं कह सकता हूं R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो ये जो A और B बन गए मेरे पास, ये बन गए कंपोनेंट्स। दीज आर द कंपोनेंट्स। अब इसी सेम वेक्टर R को बच्चों, ये सेम वेक्टर हमारा R है, अब मैं इसे अलग कंपोनेंट्स में तोड़ता हूं। मान लो ये एक वेक्टर हो गया P, ये एक वेक्टर हो गया Q, और ये तीसरा वेक्टर हो गया S। ठीक है, तो अब अगर आप पॉलीगन लॉ लगा करके देखो तो आप कह सकते हो R वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस S वेक्टर। तो यहां पर ये जो P Q S हैं ये क्या हो गए? वेक्टर R के कंपोनेंट्स। तो ऐसे में कितने भी वेक्टर्स बना सकता हूं और उन वेक्टर्स का सम R के बराबर हो जाएगा। तो वो जो वेक्टर्स जिनमें मैं इसे तोड़ूंगा उसे बोलेंगे इसके कंपोनेंट्स। अब ये तो रैंडम डायरेक्शन वाले हैं। हम यहां पर सीखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर का मतलब जिनके बीच में आपस में एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसे वेक्टर्स। ठीक है ना? तो अब 90 डिग्री के केस में तो अगर आप ध्यान से देखो हम तीन ही एक्सेस को जानते हैं, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस। तो हम इन तीन में से पहले दो बनाना सीखेंगे, एक्स और वाई वाले। फिर उसके बाद अगर हम स्पेस में एक वेक्टर को लेते हैं, भाई जैसे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तो प्लेन हुआ, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि इसको रिजॉल्व करना इनटू 3 कंपोनेंट्स ऑल्सो, वो भी हम लोग सीखेंगे।
ठीक है ना। तो रेजोल्यूशन क्लियर हो गया, आई होप आपको। रेजोल्यूशन होता है एक वेक्टर को तोड़ना, स्प्लिट करना इनटू कंपोनेंट्स, नए वेक्टर, सच दैट जब उन वेक्टर्स का सम किया जाए तो वापस वही वेक्टर मिल जाए, यानी ये वेक्टर्स वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे मिल करके जो ये अकेला करता। इसी प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक, अब हम देखेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग टू गिवन डायरेक्शंस। किन्हीं भी दो डायरेक्शंस के अलोंग अगर हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो वो कैसे किया जाता है, आइए से सीखते हैं। हम यहां पर बना लेते हैं दो एक्सेस, ठीक है ना। ये हमने एक बना लिया डायरेक्शन और ये एक डायरेक्शन बना ली, ठीक है। एक एक्स एक्सेस हो गया और एक वाई एक्सेस हो गया। यहां पर हम अपना प्यारा सा वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। यह है हमारा प्यारा सा वेक्टर आर, या इसे ए मान लेते हैं, चलो लेट अस कॉल दिस एज वेक्टर ए। ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा वेक्टर है, वेक्टर ए। अब यहां पर हमें यह दिया गया है कि ये वेक्टर ए इनमें से किसी भी एक एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ये जो वेक्टर ए है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर देंगे दोनों एक्सिस पर इसकी टिप से। ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये एक्स एक्सिस पर है, भाई ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है हमारे पास। ये कंपोनेंट क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो मैं इसको नाम देता हूं ए एक्स। ऐसे ये वाला इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस पर है तो मैं इसको नाम देता हूं ए वाई। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां पर हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है। ये दो को इनिशियल वेक्टर्स हैं और इनकी डायगोनल वेक्टर ए है। तो अगर आप पैरेललोग्राम लॉ लगा करके देखो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ वी कैन से वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। कहां से आया ये हमारे पास, ये बात आ गई बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना बच्चों। ये हमने पैरेललोग्राम लॉ से इतना समझ लिया। अब बात करते हैं ए एक्स और ए वाई की वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यूज क्या होंगी वो निकालते हैं, ठीक है। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम इनको नाम दे देते हैं ओ पी क्यू एंड आर। ये नाम दे दिया मैंने इस पैरेललोग्राम को, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्राइंगल ओ पी क्यू। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो हम लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू। इस राइट ट्राइंगल में अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालो, cos थीटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी, ठीक। तो मैं यहां से कह सकता हूं ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो ये जो ओ क्यू है ये एक्चुअली में ए एक्स का मैग्नीट्यूड है। तो मैं कह सकता हूं ए एक्स इक्वल्स टू, और ओ पी जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ए कॉस थीटा। ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया सबको। अब ऐसे ही अगर मैं इसी ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं, साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी क्यू अपॉन ओ पी, और पी क्यू जो है वो ओ आर के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ओ आर इक्वल्स टू ओ पी साइन थीटा, या ओ आर जो है वो ए वाई का मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैं कह सकता हूं ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि जो दो वेक्टर्स हम लोग बनाते हैं यहां पर, दो कंपोनेंट जो हमने बनाए जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है, वो वाला कंपोनेंट हमेशा कोसाइन कॉस कंपोनेंट होता है, और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, ठीक। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर और ऐड कर दूं तो मैं लिख सकता हूं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखो, यहां से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर। इसका मतलब ए की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? यस और नो? आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये था अलोंग टू गिवन डायरेक्शंस। जब दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आप बनाते हैं एक वेक्टर के, तो वो इस तरह से बनाए जाते हैं और यही वाला सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। वो जो स्ट्रिंग्स वाले क्वेश्चन है जहां पर एक बॉडी को तार पे टांग दिया ऐसे ऐसे अलग एंगल पर, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सब इसी तरह के रेजोल्यूशन से सॉल्व किए जाएंगे। बच्चों ये वाला रेजोल्यूशन सबसे ज्यादा यूज होगा इन ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये बड़ी ही काम की चीज है, आपको याद रखनी है कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं किसी भी एक वेक्टर के। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्थोगोनल ट्रायड्स। ऑर्थोगोनल ट्रायड्स क्या होते हैं? देखिए हमारे पास तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इन तीनों एक्सिस पर हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं यूनिट वेक्टर्स। अगर आपको याद हो, यूनिट वेक्टर्स मैं प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, नहीं पता है तो जाकर के उसे देख लीजिए, ठीक है ना? तो यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो यहां पर हमारे पास तीन डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई एक्सिस की डायरेक्शन और जेड एक्सिस की डायरेक्शन। तो इन तीनों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीन यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप। यहां पर कैप लगाया जाता है वेक्टर पर, देखो ऐसे कैप कैप कैप, ठीक है? तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जे कैप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है के कैप। इन्हीं को बोलते हैं बेस वेक्टर्स। दीज आर कॉल्ड एज द बेस वेक्टर्स। इन्हीं को कहा जाता है बेस वेक्टर्स, आई जे एन के, ठीक है ना? अब क्योंकि डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं, तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक फोर्स है 20 न्यूटन की, वो एक्ट कर रही है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो आप उसे लिखेंगे एफ वेक्टर 20 न्यूटन उसका हो गया, 20 न्यूटन क्या हो गया उसका? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो गई? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे? आई कैप। मान लीजिए मेरे पास एक दूसरी फोर्स है F2 वेक्टर, वो एक्ट कर रही है y एक्सिस पर और वो है 15 न्यूटन की, तो मैं लिखूंगा 15 न्यूटन जे कैप। अगर एक फोर्स है जो z एक्सिस पर एक्ट कर रही है 10 न्यूटन की, तो मैं लिखूंगा F3 वेक्टर इक्वल्स टू 10 न्यूटन के कैप, ठीक है ना? तो अगर अब आपके पास मान लो एक वेक्टर लिखा है, वेक्टर A है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इस एक वेक्टर के अंदर तीन टुकड़े हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट ये है, इसका मतलब 5 यूनिट का वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। दूसरा कंपोनेंट ये है, 4 यूनिट का वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। तीसरा कंपोनेंट ये है, 3 यूनिट का वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में है। तो यहां पर हमारे पास एक वेक्टर के 3 टुकड़े बन गए, इन्हीं टुकड़ों को बोला जाता है कंपोनेंट्स। तो आइए सीखते हैं एक वेक्टर को 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ा जाता है। हाउ टू ब्रेक अ वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर, ठीक है ना, अब ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, पहले हम लोग देखेंगे बच्चों यहां पर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनको समझते हैं, ठीक है? अगर कोई बॉडी प्लेन में है तो आप उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। अगर कोई बॉडी स्पेस में है तो आप उसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। चलिए समझते हैं इस चीज को। हम यहां पर अभी तीनों एक्सेस वाला केस देख रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए के हम 3 कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ए एक्स, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट
ए वाई, ये जेड एक्सिस का कंपोनेंट ए जेड। ठीक है, ये हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आ गए। तो मैं कह सकता हूं ये जो वेक्टर ए है इसको लिखा जा सकता है एज ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये केवल एक्स वाई प्लेन में होता, अब ये जो ए एक्स वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। मान लो अगर ये वेक्टर एक प्लेन में होता कुछ ऐसे, चलो ये भी देख लेते हैं प्लेन वाला केस। सपोज हमारे पास ये वेक्टर सिर्फ एक प्लेन में होता, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये था हमारा वेक्टर, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। ठीक, अब अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहां पर हमारे पास आ जाएगा ए एक्स वेक्टर, यहां पर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास ए वाई वेक्टर। ठीक, और मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए। अगर मुझे मॉड मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए का तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपको ये एंगल थीटा निकालने के लिए कहा जाए तो आप कह सकते हो कि ये कितना एंगल बना रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो आप कह सकते हो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि ये वेक्टर कितने इंक्लिनेशन पर है। अब इसी कॉन्सेप्ट का एक इस्तेमाल करके देखते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया एक ऑब्जेक्ट ऐसे इस ट्रेजेक्टरी पर चल रहा है, ठीक है, आपसे कहा गया उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v है, तो उस v वेक्टर को हम यहां बना लेते हैं। रुको, ये वाला पेन यूज करें। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v। ये हमारा v वेक्टर आ गया विच इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन, इसे बोलेंगे वेलोसिटी vx। एक कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन, इसे बोलेंगे वेलोसिटी vy। देखो पैरेललोग्राम लॉ हमने लगा करके इसके रेजोल्यूशन किया। ठीक है, तो यहां पर ये जो वेलोसिटी vx है, ये जो वेलोसिटी v है, इसका टोटल मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक, और अगर आपसे कहा जाए ये कितने एंगल पर है तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स vy अपॉन vx। बच्चों ये जो रेजोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा यूज होगा। हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे आगे चल करके, उसमें हमें बार बार ऐसा रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो रेजोल्यूशन आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये लगातार आगे कॉन्सेप्ट्स में यूज होना है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, यह है y एक्सिस का उसका कंपोनेंट ए वाई, यह है z एक्सिस का कंपोनेंट ए जेड, यह है x एक्सिस का कंपोनेंट ए एक्स। तो ये जो वेक्टर ए है मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तीन वेक्टर्स में, क्योंकि इन तीनों का सम निकालोगे तो आपके पास वेक्टर ए आ जाएगा। देखो कैसे, मैं बता देता हूं कैसे आएगा। ये ए वाई है, ये ए एक्स है, इन दोनों का सम अगर आप देखो तो इन दोनों का सम ये वाला वेक्टर है। लेट अस कॉल दिस एज पी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो पी वेक्टर है ये ए एक्स प्लस ए वाई का सम है। देखो पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है यहां पर, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये उसकी डायगोनल हो गई, तो पी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई। अब उठाओ ये वाला ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, यहां पर हमें पता है दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है ना, तो अब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, अब ये वेक्टर कितना है, ये वेक्टर इतना है, क्योंकि एक क्यूबॉइड की आमने सामने वाली एजेस बराबर होती हैं। तो ये आ गया ए जेड वेक्टर।
तो p वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? ए वेक्टर, ट्राइंगल लॉ लगाया यहां पर हमने, ठीक है। तो p वेक्टर किसके बराबर था? ax प्लस ay। तो आप कह सकते हो a वेक्टर इक्वल टू ax प्लस ay प्लस az। समझ में आ गया सबको? तो इस तरह से ये बनता है यहां पर। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड ऑफ a, तो वो याद रखना है, वो आएगा अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो इस तरह से आप एक वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकते हैं। यानी वो जो वेक्टर होता है वो एक क्यूबॉइड की बॉडी डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है ये बताता है कि कोई एक वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। इन्हीं एंगल्स को, उनके कोसाइंस को, कॉस को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एल, एम और एन से, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर है, ठीक। ये वेक्टर एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ इसने बनाया एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनाया एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ बनाया एंगल गामा। तो हम लिखते हैं एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा एंड एन इक्वल्स टू कॉस गामा। इन्हीं को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो ध्यान से, अगर आपको कॉस अल्फा निकालना है तो आपके पास उसकी वैल्यू हो जाएगी ax अपॉन a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी ay अपॉन a। ऐसे ही कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी az अपॉन a। देखो ध्यान से, ये बीटा है, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है इसमें आपके पास बेस हो गया y, ay या y, और हाइपोटेन्यूज हो गई ये। तो अगर ये वेक्टर a है, लेट अस कॉल दिस एज वेक्टर a, ये कंपोनेंट हो जाएगा ay, ये कंपोनेंट हो जाएगा az, ये कंपोनेंट हो जाएगा ax। तो आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यूज। इन्हीं को बोला जाता है बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस। जब भी आपको निकालना हो एंगल, मान लो आपसे कहा गया अल्फा निकालो, तो अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ax अपॉन a। ऐसे ही अगर आपसे बीटा निकालने को कहा जाए, कितना एंगल बना रहा है, तो आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ay अपॉन a। इसी तरीके से अगर आपको गामा निकालने के लिए कहा जाए तो कॉस इनवर्स az अपॉन a, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। अब इन डायरेक्शन कोसाइंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है समझ लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस और ये हमारे पास हो गया जेड एक्सिस, ठीक। अब ये जो एंगल बना रहे थे, ये एंगल हो गया हमारे पास अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा और ये एंगल हो गया गामा। इन कंपोनेंट्स को भी नाम दे देते हैं। इसको नाम देते हैं बच्चों ax, इस वाले कंपोनेंट को नाम देते हैं ay और इस वाले कंपोनेंट को नाम देते हैं az, ठीक है। तो हमें पता है कि जो cos अल्फा है l, जिसे हम बोलते हैं cos अल्फा, उसकी वैल्यू होती है ax अपॉन a। ये हमारे पास ये वाला वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही m जो होता है cos बीटा, उसकी वैल्यू होती है ay अपॉन a। ऐसे ही n जो होता है cos गामा, उसकी वैल्यू होती है az अपॉन a। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर और ऐड कर दूं तो मैं लिख सकता हूं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। मैंने एलसीएम कॉमन ले लिया डायरेक्ट एक ही बार, ठीक है। अब अगर आप याद करो, जो वेक्टर a था उसका मैग्नीट्यूड था अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे
तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, यानी इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मेरे पास आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो कि है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी बन जाएगा 1। तो ये प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन कोसाइंस की कि उनके स्क्वायर्स का सम अगर आप निकालेंगे दैट गिव्स अस यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। ये है प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारे थे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना प्यार मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। जय हिंद।